वी आर गोइंग टू डिस्कस IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर मोर प्रैक्टिस। ऑब्वियसली IFOS में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम होते हैं, बल्कि एक एक आइटम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा होता है। बिफोर गेटिंग इनसाइड, ये 4 क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली 4 क्वेश्चन बोलना बेकार है, बिकॉज 40 के बराबर है। एक एक क्वेश्चन में 8-10 एडजस्टमेंट्स डाले हुए हैं जो डिस्कस करने हैं। तो थोड़ा सा मैं IFOS याद दिला देता हूं, फिर आगे मूव करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके सेक्शंस का रेंज क्या होता है सर? 56 से 59 तक, ठीक है। मेन होता है लेकिन 56 सबसे इंपॉर्टेंट, मदर ऑफ ऑल सेक्शन। 50 एंड 58 छोटे हैं, 59 हमारे काम का नहीं है। 56 के अंदर हमने क्या क्या सीखा था, मैं हल्का से याद दिला देता हूं। 56 में बहुत सारे, मतलब एक तो 56 का 1 होता है जनरल चार्जेबिलिटी, कि ऐसी कोई इनकम जो बाकी चारों हेड में नहीं जाएगा और जो एग्जेम्प्ट भी नहीं है, वो कहां आएगा? IFOS। तो 56 का 1 वाज जनरल चार्जेबिलिटी, और 56 का जो 2 है उसमें स्पेसिफिक आइटम्स दिए हुए थे कि ये सब IFOS में जाएंगे। जैसे अगर आपने प्लांट मशीनरी लेट आउट किया है तो वो HP में नहीं जाएगा, कहां आएगा? IFOS में। इफ इट इज नॉट योर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस तो PGEP, नहीं तो फिर वो कहां आएगा? IFOS। डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज IFOS, चाहे वो इन्वेस्टर को मिले, चाहे स्टॉक ब्रोकर, चाहे किसी को भी, इट इज ऑलवेज IFOS। ऐसे करके बहुत सारे आइटम्स थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? 56 का 2 का 10। 56 ब्रैकेट में न्यूमरल 2 सबसेक्शन 2 ब्रैकेट में X क्लॉज 10, ठीक है, जब सबसे फेमस है। इट इज पॉपुलरली नोन एज गिफ्ट। हालांकि अगर आप सेक्शन 56 पढ़ोगे तो वहां गिफ्ट वर्ड है नहीं, ठीक है, बट पॉपुलरली इट इज नोन एज गिफ्ट। पहला होता है कैश गिफ्ट। अगर मैं असेसी हूं, तुम मेरे CEO, मैं असेसी हूं, मुझे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बहुत सारे लोगों से गिफ्ट मिला है। कैश गिफ्ट का मतलब एनी टाइप ऑफ मनी गिफ्ट, कैश हो, अकाउंट पे चेक हो, रूल 6 अब्बा हो, कैसे भी मनी गिफ्ट मिला है अलग अलग लोगों से। द टोटल मॉनिटरी गिफ्ट दैट आई हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इफ इट इज मोर देन 50,000 देन फुल्ली टैक्सेबल। अप टू 50,000 छोड़ देंगे, मोर देन 50,000, मोर देन 50,000 के ऊपर एक्सेस टैक्सेबल नहीं, फुल्ली। अगर 60,000 मिला है तो 6 लोगों ने मुझे 10,000 करके मनी गिफ्ट दिया था प्रीवियस ईयर में, टोटल कितना है? 60,000, मोर देन 50 है, पूरा 60,000 IFOS टैक्सेबल। क्लियर है? दैट वाज मनी गिफ्ट, द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। यहां हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड नहीं है, ओनली साजन। याद है साजन? साजन में कौन आएगा सर? S से शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, A से आर्ट वर्क पेंटिंग वगैरह, J से ना साजन, J से ज्वेलरी बुलियन वगैरह, बस यही 3 आएंगे। बाकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आने वाला। जैसे मोबाइल फोन गिफ्ट मिला वो नहीं आएगा, गाड़ी गिफ्ट मिला वो सब नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं है। खाली कौन आएगा? साजन। मूवेबल प्रॉपर्टी में मुझे साजन का गिफ्ट मिला है, शेयर्स, आर्ट वर्क, ज्वेलरी का गिफ्ट मिला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जितना भी मूवेबल प्रॉपर्टी का मुझे गिफ्ट मिला है आप जोड़ दो। इफ इट इज मोर देन 50,000 देन फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा, इसमें दूसरी चीज भी है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट नहीं मिला है, बट मुझे मिला है एट अ लोअर कंसिडरेशन, मैंने सस्ते में खरीदा है, फेयर मार्केट वैल्यू के मुकाबले सस्ते में खरीदा, जो डिस्काउंट पोर्शन है वो आप निकालो। इफ द डिस्काउंट पोर्शन ऑन ऑल द मूवेबल आइटम्स, इफ इट टर्न्स आउट टू बी मोर देन 50,000 देन द एंटायर डिस्काउंट पोर्शन इज टैक्सेबल एज IFOS। आर वी ओके विद दिस? क्लियर है ये बात? अब बात करेंगे तीसरा आइटम, 56 का 2 का 10 में तीसरा आइटम, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मुझे, अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को अलग अलग चेक करते हैं, यहां टोटल करके चेक। मुझे पिछले साल 4 इमूवेबल प्रॉपर्टी मुझे मिला है, तो एक एक करके चेक होगा, एक एक करके, कंबाइन करके नहीं होगा। अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी 50,000 से ज्यादा है देन फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा, दूसरा केस, मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक SDV होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और मैंने जिस दाम पे खरीदा वो कम है, तो मुझे डिस्काउंट मिला है। इफ द डिस्काउंट अमाउंट, इंडिविजुअली एक एक प्रॉपर्टी का चेक करना है, कंबाइन करके नहीं। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, सपोज उसका सेल वैल्यू 25 लाख है, पर SDV है 30 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 30 लाख, पर मैंने कितने में लिया? 25 लाख में, डिस्काउंट बोलो 5 लाख सर। नाउ कैलकुलेट हायर ऑफ 50,000 रुपीज और 10% ऑफ द सेल वैल्यू, विच एवर इज हायर। तो 10% ऑफ सेल वैल्यू 25 लाख है, उसका 10% 2.5 लाख, और 50,000 विच एवर इज हायर, तो 2.5 लाख। अगर डिस्काउंट अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा है देन द एंटायर डिस्काउंट अमाउंट इज टैक्सेबल। तो 5 लाख पूरा का पूरा IFOS में टैक्सेबल।
बेसिकली इसके लिए मैंने बताया था कि डबल टैक्सेशन हो रहा है सेलर और बायर। अगर बायर सस्ते में इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लेता है तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको कैपिटल गेन्स में टैक्स देता है सेलर, और उस एक्स्ट्रा पोर्शन पे मैं टैक्स देता हूं अंडर IFOS। तो डबल टैक्सेशन का केस है ना ये पूरा जो मैंने पढ़ा है क्या था 56 का 2 का 10। अंडर सेक्शन 56 का 2 का 10 देयर आर सम एग्जेम्पशंस। सबसे बड़ा कैटेगरी एग्जेम्पशन का है MRI, मैरिज रिलेटिव इनहेरिटेंस, इनमें एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। सेकंड बड़ा कैटेगरी है डोनेशन एंड हेल्प। मुझे चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, गवर्नमेंट की अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन वगैरह से डोनेशन मिला है, चैरिटी मिला है, तो दैट इज एग्जेम्प्ट। वो पैसा मुझे मिला है तो दैट इज एग्जेम्प्ट। थर्ड, मेरे फादर ने प्राइवेट ट्रस्ट बना रखा है जिसका बेनिफिशियरी मैं हूं, तो उससे जो मिल रहा है वो भी अगेन एग्जेम्प्ट। कैपिटल गेन्स के अंदर सेक्शन 47 में जो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर के केस होते हैं वो 56 का 2 का 10 में भी एग्जेम्प्टेड होते हैं। कोविड के दौरान मुझे सहायता मिली है, एग्जेम्प्ट लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जेम्पशन के केसेस भी थे। फिर आता है सेक्शन 57 और 58। 57 इज अबाउट डिडक्शन, 58 इज अबाउट नो डिडक्शन। 57 में बेसिकली ये बोला जैसे फैमिली पेंशन नहीं है क्या, अगर फैमिली पेंशन मिला है विडो वगैरह को, ठीक है, मतलब बंदा मर गया तो उसकी विडो या उसके बच्चों को फैमिली पेंशन मिल रहा है, तो उस केस में फैमिली पेंशन केस में 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्टेड। तो 1/3 निकालो, 15,000 निकालो, जो लोअर है वो 15,000 ही होता है तो वो एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, आर्मी वगैरह के फैमिली वालों को अगर फैमिली पेंशन मिल रहा है तो सर वो फुल एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। अच्छा, IFOS चैप्टर में डिडक्शंस मिलते हैं क्या? सर बहुत कम कम मिलता है। सबसे बड़ा तो आप याद रखना, अगर गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी छीनी थी, कंपलसरी एक्विजिशन का केस है, गवर्नमेंट ने छीना था और कंपेंसेशन लेट पेमेंट कर रहा है, उस पर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस, जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, और उस पर 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा IFOS में डिडक्शंस बहुत कम होते हैं। अगर आप ये साबित कर सको कि उस IFOS इनकम के लिए ही आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तब वो टैक्सेबल है, तब वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक यूट्यूबर है, एक कोई यूट्यूबर है, मतलब उसका और भी कारोबार है पर वो पार्ट टाइम यूट्यूब भी करता है और यूट्यूब से भी अच्छा इनकम कमाता है, तो उसके लिए यूट्यूब क्या जाएगा? IFOS में जाएगा, ओके। अब वो यूट्यूब के लिए जितना भी खर्चा करेगा, जैसे कैमरा खरीदना है, उसका कैमरे का कॉस्ट वगैरह, या क्या बोलते हैं लाइटिंग वगैरह, दिस दैट, जो भी एक्सपेंडिचर है, उसने एक आदमी भी रखा है जो दिन भर उसके पीछे घूमता रहता है ऐसे छेदीलाल की तरह, ठीक है, कैमरा लेके, तो ये सब एक्सपेंस आप डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपने स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली कोई एक्सपेंस इनकर किया है फॉर IFOS इनकम, तब आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, इसी चैप्टर के अंदर हमने 2 बवाल टॉपिक और पढ़ा था। अगर आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम पाई जाती है, रेड हुआ तुम्हारे यहाँ, ज्वेलरी, नगद बरामद, हुंडी वगैरह निकले, तो रेड हुआ, तो यहाँ पे जितना भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जिसका आप प्रॉपर एविडेंस नहीं दे पा रहे या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे को, उस पे ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी IFOS में आता है। हालांकि इसके सेक्शन का रेंज 69 सीरीज में, पर फिर भी ये IFOS में टैक्सेबल है, और यहाँ टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, अल्टीमेटली आता है 78%, पर है वो IFOS भी हेड में जाएगा। अच्छा, इसी में एक और बड़ा टॉपिक आता है, सेक्शन 2 क्लॉज 22, सेक्शन 2 क्लॉज 22, इसको बोलते हैं डीम डिविडेंड। इसमें 5 केसेस होते हैं, छोटा A B C D E, सबसे खतरनाक है छोटा E, 2 का 22 का E। अगर एक प्राइवेट कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट कंपनी से क्लोजली हेल्ड कंपनी, उसमें मैं बड़ा शेयर होल्डर हूं, मेरे पास 10% वोटिंग पावर से अधिक है, तो ये प्राइवेट कंपनी अगर मुझे लोन भी देगी ना, तो वो डीम्ड डिविडेंड है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब PL प्लस GR, नॉट बोनस शेयर, PL प्लस GR जितना है, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट मच अमाउंट द लोन गिवन टू मी विल बी कंसिडर्ड एज IFOS, ठीक है। बाकी 2 का 22 में जो ABCD होते हैं उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में PL, GR और बोनस शेयर को भी लिया जाता है, ओके ना। ये सब इतना कुछ था इसमें। लेट्स स्टार्ट। सचिन के बारे में बताइए। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम, रिलेटिव से तो नहीं मिला ना, फ्रेंड से मिला है। रिलेटिव से मिलता तो मैं बोलता एग्जेम्प्ट है, पर किससे मिला है? फ्रेंड से। क्या मिला है? कैश गिफ्ट। कितने का है? क्वेश्चन में और कोई कैश गिफ्ट है ही नहीं, तो टोटल कैश गिफ्ट एक ही है 40,000, और इट इज लेस देन, तो क्या होगा? नील, एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
ज्वेलरी, क्या ज्वेलरी साजन के अंदर आता है? हाँ सर, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब इस पूरे क्वेश्चन में इसको मूवेबल प्रॉपर्टी का सिर्फ एक ही गिफ्ट मिला, वो है ज्वेलरी, और कितने का है? लेस देन, बच गया, एग्जेम्प्टेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका एसडीवी कितना है? खरीदा कितने में? 5 लाख का डिस्काउंट मिला है। होल्ड अ सेकेंड, कैलकुलेट करो कितना अलाउड होता है डिस्काउंट। 50,000 और 10% ऑफ 25 लाख, विच एवर इज हायर। तो सेल वैल्यू 25 लाख है, इसका 10% 2.5 लाख, और 50 विच एवर इज हायर 2.5 लाख, तो 2.5 लाख तक डिस्काउंट अलाउड है। पर इनका डिस्काउंट कितना है? 5 लाख, तो फुल्ली तुम बैठ जाओ ना कोई के साथ, अगर बुक नहीं लाए पीछे बढ़े। ठीक है सर, क्लियर है ये? एडवांस मनी फोरफिटेड, सावधान, 1/4/2014 के पहले अगर आप एडवांस मनी फोरफिट करते थे ना, तब तो वो सेल के टाइम पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस हो जाता था। लेकिन 1/4/14 के बाद आप कोई भी एडवांस मनी फोरफिट करोगे, सेलर कुछ भी फोरफिट करेगा तो IFOS में जाता है। तो पहले वाला फोरफीचर कब हुआ है? 13/14, तो वो तो कॉस्ट से लेस होगा, IFOS में नहीं आएगा। लेकिन दूसरे वाला कब किया आपने? 22-23, तो वो तो 22-23 के IFOS में आ जाएगा। बगल में छोटा छोटा लिख के एडजस्ट करो। देखो यही तो ब्लूप्रिंट बन रहा है सम्स का, सॉल्यूशन देखना ही नहीं पड़ेगा, यही ब्लूप्रिंट, इसको पढ़ के पूरा तड़ातड़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी टैक्सेबल है सर, बैंक डिपॉजिट्स पे 50,000। डिविडेंड इज ऑलवेज IFOS इनकम, डिविडेंड इज ऑलवेज IFOS इनकम। डिविडेंड में ना सिर्फ एक ही एक्सपेंस अलाउ करते हैं, अगर आपने मान लो शेयर्स खरीदा था लोन लेके, तो उसका जो ब्याज होता है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, वो भी अप टू 20%, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम इंटरेस्ट पेड और 20% ऑफ डिविडेंड, उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिविडेंड कलेक्शन चार्ज दिया है, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिविडेंड के लिए केवल अगर इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, बिकॉज लोन लेके शेयर खरीदा था, तो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो भी अप टू मैक्सिमम 20% ऑफ द डिविडेंड, उससे ज्यादा नहीं। कलेक्शन चार्ज का कोई डिडक्शन नहीं है, फुली टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, कितना? 2 लाख, लेस 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो टैक्सेबल कितना है? फैमिली पेंशन रिसीव, डिडक्शन कितना होता है? 1/3 और 15,000, विच एवर इज लोअर। कितना मिला है? 60,000। 60,000 का 1/3 20,000, और 15,000 लोअर क्या है? 15,000। हो गया, ठीक है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। कितना वैरायटी फ्लेवर आया बीच में? रिवीजन हो गया, ऊपर लिखो। ठीक है, एक बार मैं पेज नंबर बोल रहा हूं, सबको आना उस पे। पेज 5.26। मेरे पास वो पेज होगा, मैं एक बार दिखाता हूं, रुको। फैमिली पेंशन दिख रहा है? फैमिली पेंशन का पहला लाइन पढ़ो। फैमिली पेंशन इज अ पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय इन द इवेंट ऑफ डेथ। डेथ में मिलने वाले पेंशन को फैमिली पेंशन बोलते हैं। कितना टैक्स मिलता है देखो? 1/3 ऑफ द पेंशन ऑफ 50 और 15,000 लोअर।
नीचे देखो, डिडक्शंस अलाउड अंडर 57, और क्या क्या डिडक्शन 57 में? पहला डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम में अंदर देखो ओनली, पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है। अगर आपने लोन लेकर शेयर खरीदा था तो उस लोन का जो ब्याज है वो डिडक्शन ले सकते हो, वो भी मैक्सिमम कितना? नीचे देखो 20% दिख रहा है, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 20% विच एवर इज लोअर, उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड कलेक्शन चार्ज का कोई डिडक्शन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, वेट, 4 नंबर पढ़ो, 4 नंबर, एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब यूट्यूबर को कैमरे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेड आउट और एक्सपेंडेड होलली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सच इनकम। जैसे सपोज एक यूट्यूबर है जिसका मेन बिजनेस वो नहीं है पर वो यूट्यूब से भी कमाता है, तो आईएफओएस में जाएगा। तो अब यूट्यूबर जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस करेगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा, पर कैपिटल एक्सपेंस का नहीं मिलेगा। तो कैमरे का नहीं मिलेगा, कैमरे का ना डिप्रिशिएशन मिलेगा ना रिडक्शन मिलेगा, पर रेवेन्यू एक्सपेंस जितने भी, जैसे अपने लिए आदमी रख रखे हैं कि जो उसके लिए रिकॉर्डिंग करे, शूटिंग करे, तो उनका सैलरी का तो डिडक्शन मिलेगा ना, और भी छुटपुट बहुत सारे रेवेन्यू एक्सपेंस उनका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है? तो सब रिविजन हो गया ना वो सब? ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आईएफओएस, इसके ऊपर लिखना लिखो। ये क्वेश्चन आईएफओएस का, वी आर डूइंग आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो यहां पर हम लोग को सिर्फ आईएफओएस इनकम कैलकुलेट कर कर बतानी है। हमें इसमें कुछ कुछ ऐसे इनकम्स हैं जिसमें ना डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से मिलता है, कुछ ऐसी इनकम्स होती है जिसपे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से मिलता है, पर उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से वो एक सेपरेट चैप्टर है, यहां हमें सिर्फ और सिर्फ आईएफओएस इनकम निकालना है। लेट अस स्टार्ट। From the following particulars of Karthik for the previous year ended 31/3/2023, compute the income under the head IFOS। 1 से लेकर 10 तक अलग अलग तरह की इनकम लिखे हुए, एक एक को पढ़ के बताना है। आईएफओएस में एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल है तो कितना अमाउंट है, लेट्स सी। नंबर 1 डायरेक्टर्स फी, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिटिंग फीस। ये तुम लोग को शायद याद नहीं होगा पर ये सैलरीज चैप्टर के शुरू में पढ़ाया था, मैं बता देता हूँ। सिटिंग फीस क्या होता है? ऐसे बैठने का पैसा नहीं होता। सिटिंग फीस इज एक्चुअली पार्टिसिपेशन फीस। कोई भी डायरेक्टर जब कंपनी की बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उसको सिटिंग फीस मिल सकता है। ये बात सुनने में स्टूडेंट लोग को ना बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि जस्ट बिकॉज यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ मीटिंग विच इज योर ड्यूटी। जैसे आज मेरा ड्यूटी है कि मुझे आके यहाँ बैठ के पढ़ाना है, ये तो मेरा ड्यूटी है, इसके लिए तो मैं जो भी मेरा रेमुनरेशन है कमाई चुका हूँ ना, तो उसके लिए आज आके यहाँ बैठा हूँ, इसके लिए अलग से फीस थोड़ा होना चाहिए। तो एज अ डायरेक्टर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग, तो उसके लिए आपको अलग से सिटिंग फीस क्यों मिल रहा है, पार्टिसिपेशन फीस क्यों मिल रहा है? ये सबसे बड़ा स्टूडेंट का एक डाउट आता है कि क्यों मिल रहा है। मैं बता देता हूँ, कोई कंपनी नहीं देती है, खाली बड़ी कंपनियां देती है। सिटिंग फीस मैंडेटरी नहीं है। सिटिंग फीस केवल एक कंपनी अगर अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखकर बोलता है कि देंगे तो देंगे वरना नहीं देंगे। तुम लोग अपनी लाइफ में जितनी भी कंपनियां देखोगे 99.99% में सिटिंग फीस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये खाली आपको मिलता है एकदम टॉप लेवल की जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं ना, टॉप लिस्टेड कंपनीज, आईटीसी, टाटा, रिलायंस, इन सब में आपको देखने को मिलेगा कि देयर इज अ सिटिंग फीस गिवन। और अमाउंट सुनोगे तो चक्कर आ जाएगा। एक मीटिंग में एक डायरेक्टर अगर पार्टिसिपेट करेगा उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। मतलब अगर साल में 6 बोर्ड मीटिंग हुई और मैं डायरेक्टर हूं और मैं 6 बार मीटिंग अटेंड करने का चला गया तो मुझे कितना मिलेगा? 6 लाख रुपया मिलेगा। और इसमें बोर्ड मीटिंग के अलावा बोर्ड कमिटीज भी होती हैं जिसके अंदर भी डायरेक्टर मेंबर होता है। तो ऐसा भी होता है कि एक डायरेक्टर है, वो बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग मिला के टोटल 25 मीटिंग अटेंड किया है, 25 लाख रुपया उसको खाली सिटिंग फीस मिला है। तो ये
तुमको लग रहा होगा अरे बाप रे ये तो बैठे बैठे इनकम, ऐसे नहीं है। पहली बात तो रिलायंस में जो इंसान डायरेक्टर बना होगा वो ऐसे अरब खरबपति होगा, उसको तुम्हारे 25 तक का ठेंगा नहीं मतलब फर्क पड़ता। ओके, तो सेटिंग फीस मतलब सुनने में स्टूडेंट को लगता है कि वो इट इज सच ए ल्यूक्रेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इट्स नॉट दैट। ओके, ये कहीं होता है, बहुत रेयर बड़े बड़े कंपनियों में होता है। सेटिंग फीस आप किसी को भी दे दो, चाहे वो एमडी हो, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो, चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, कैसा भी डायरेक्टर हो, सिटिंग फीस विल ऑलवेज गो अंडर द हेड IFOS। तो ये IFOS में जाएगा, लिखो बाजू में। ठीक है, तुम लोग के पास अगर जगह नहीं तो तुम 10 लिख के छोड़ दो, 10K है ना। सिटिंग फीस ऑलवेज गोज अंडर द हेड IFOS। एमडी को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी हेड में जाता है, पर एमडी को जो सिटिंग फीस मिलता है वो उसके IFOS में जाता है। होल टाइम डायरेक्टर को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी हेड में जाता है, पर उसको जो सिटिंग फीस मिलती है वो IFOS हेड में जाता है। ये सैलरी से अपना बातचीत हुआ था। गुड, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, बैंक डिपॉजिट, बैंक अकाउंट में आपको डिपॉजिट पैसा आ रहा हो तो IFOS है ही। अब इसमें डिडक्शन चैप्टर 6 में कुछ डिडक्शन मिलता है, पर वो डिडक्शन तो GTI में मिलता है ना, GTI के नीचे, ऊपर तो मिलता नहीं। तो ऊपर तो पूरा अमाउंट लिखो, 3000, सही है। तीसरा, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, इस पे टैक्स रेट बवाल है, इस पे टैक्स रेट लगेगा 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, विच कम्स टू योर 78%। बट यहां पर आपने मुझे टैक्स कैलकुलेट करने नहीं बोला, आपने बस बताया IFOS इनकम निकालो। तो ये तो IFOS इनकम जितना अमाउंट उतना ही जाएगा बाहर। अनडिस्क्लोज सोर्स, अनडिस्क्लोज सोर्सेज याद रखना, जितने भी आपके छुपाए हुए इनकम है, टैक्स इवेजन वगैरह किया है, वो सब इनकम जो है वो कहां टैक्सेबल है, IFOS में। बाजू में लिखो, अमाउंट वही है जो लिखा हुआ है, 12,000। वी आर ओके विद दिस। अच्छा, मैं एक चीज बोलता हूं, सुनो ध्यान से। ध्यान से तुम सुनना, ठीक है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ इन 2011 और मे बी 12, ठीक है, 10 साल पहले, आई वॉज एन एग्जामिनर विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो मैंने कॉपीज चेक की, उन्होंने मुझे 35,000 रुपया भेजा। ठीक है, कितना भेजा? 35,000 भेजा। जो अमाउंट उन्होंने मुझे भेजा होगा पक्का 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 TDS काट के भेजा होगा। इंस्टीट्यूट अगर मुझे पेमेंट कर रहा है तो मुझे TDS पक्का काट के तो पेमेंट किया होगा, तो TDS काट के पेमेंट किया। जस्ट लेट से कि जो TDS काटा था वो 5,000 था, लेट से, जस्ट एक बार रेट ऑफ TDS पे नहीं जाते, कितना TDS काटा? 5,000। तो व्हाट इज माय एक्चुअल इनकम, 35,000 की 40,000? तो मेरी इनकम तो 40 ही लोगे ना। तो कोई भी इनकम जो लेते हैं वो तो ग्रॉस इनकम लेते हैं, नेट ऑफ TDS तो कभी लेते नहीं है। इस क्वेश्चन में 2 बार ऐसा इनकम आने वाला है जो नेट ऑफ TDS दिया है, तो हम लोग उससे ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करेंगे और फिर वो जोड़ेंगे। ठीक है, नंबर 4, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी पे जो भी इनकम होती है ना, उस पर फ्लैट 30% टैक्स रेट होता है। ठीक है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, अगर तुमने कभी देखा है जब कोई 1 करोड़ जीता तो अमिताभ बच्चन से चिल्ला के बोलते ना 1 करोड़पति बन गया, ऐसे नहीं होता। 1 करोड़ का जो इनकम होता है उस पर 30 लाख तो ऐसे ही TDS कट जाएगा, और उस आदमी को मिलेगा कितना हाथ में? सिर्फ 70 लाख। पर ये तो बस बोलने का तरीका, यू बिकेम करोड़पति। नाउ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इन्होंने लिख के दिया मुझे नेट है, TDS काट के 30%, तो 30% TDS काट के इतना आ रहा है। तो ये जो आपके सामने आंकड़ा लिखा हुआ है ये तो 70% है। तो 70% अगर 35,000 है तो 100% कितना होगा? आई कैन कैलकुलेट, यस सर, 35,000 कैलकुलेटर में डालोगे, 35,000 डिवाइडेड बाई 70% निकल के आएगा। इजी है कि नहीं है? नंबर 5, रॉयल्टी ऑन अ बुक रिटन बाय हिम। एक किताब लिखी है, उस पर रॉयल्टी इनकम आया है। कितना का रॉयल्टी इनकम है? अंदर लिखा हुआ है 9,000 रुपया। अब ब्रैकेट में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, टाइपिंग वगैरह के लिए इन्होंने 1,000 रुपया दिया। मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जो जब मैं कोई किताब लिखूंगा तो जो पहला मेरा कॉपी में बनाता हूं उसको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, आज ये किताब तुम्हारे हाथ में, ये तो फाइनल वर्जन है ना, ये तो फाइनल वर्जन है, तो मेरा एक कॉपी तो मैंने पहले बनाया होगा एकदम ओरिजिनल, दैट्स कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट। ओके, तो टाइपिंग का खर्चा इज डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर अर्निंग द इनकम, तो ये माइनस होगा, लिखो अंदर।
IFOS में if you have incurred any expense directly and exclusively for the purpose of earning that IFOS income, then that expense is deductible except capital expense. Okay sir, good. लेक्चर इन सेमिनार, इन्होंने सेमिनार वगैरह में लेक्चर लिया है तो उसका कुछ इनकम आ रहा है, ये सब जो एक्स्ट्रा ऊपर की कमाई आती है इसको क्या बोलते हैं? IFOS इनकम. अच्छा एक चीज सुनो, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, यू नो दैट, ओके. सपोज इंस्टीट्यूट इनवाइट किया, जयपुर में जो CA इंस्टीट्यूट का चैप्टर है NIRC, उन्होंने इनवाइट किया, बोला कि आपको ये 2 दिन का वर्कशॉप कंडक्ट करना है, सेमिनार कंडक्ट करना है और आपको ये पर्टिकुलर चीज स्टूडेंट लोग को पढ़ानी है. मैं गया, मैंने पढ़ा दिया एंड दे गिव मी 10,000 रुपीज. फॉर मी व्हाट डू यू थिंक, ये 10,000 रुपीज कहाँ जाएगा? इंस्टीट्यूट ने बुलाया, मैं गया सेमिनार लेने, सेमिनार लेके मैं आ गया, पढ़ाया, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने मुझे 10,000 रुपीज दिया, ठीक है. मेरे लिए ये 10,000 रुपीज कहाँ आएगा? PGBP या IFOS? नहीं, लॉजिक तो अपने पास रखो, मेरे को खाली आंसर बोल दो. PGBP IFOS. इवन मेरे लिए भी IFOS ही रहेगा, क्योंकि मैं बता देता हूं, ये जो लेक्चर लेके सेमिनार आना, ये मेरा बिजनेस नहीं है. मेरा बिजनेस है कोचिंग पढ़ाना. जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास एडमिशन लेते हैं, उनको कोचिंग पढ़ाना, ये मेरा काम है. तो इंस्टीट्यूट के लिए जाके अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, इस तरह के सेमिनार कर रहा हूँ, वन ऑफ सन्ड्री, कोई इंस्टीट्यूट के साथ मेरा रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि मेरे को भारत भर भ्रमण करके हर इंस्टीट्यूट के हर चैप्टर, हर ब्रांच पर जाके लेक्चर लेना है, उसके लिए एक मोटा अमाउंट दिया जा रहा है, वो तो काम है ही नहीं. दैट्स नॉट माय बिजनेस, दैट्स नॉट माय प्रोफेशन, ठीक है. तो अगर ये वन ऑफ एक मेरे को बुलाया जा रहा है और सेमिनार के लिए मुझे पैसा दिया जाए, तो इवन फॉर मी एज अ टीचर इट विल फॉल अंडर IFOS, ये PGBP में नहीं जाएगा. आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है. अच्छा एक चीज और याद रखना तुम लोग, ये उल्टी पुल्टी कभी कोई एक्स्ट्रा इनकम्स हो जाती है, इनको IFOS में ही डाला जाता है, ठीक है. इट मे बी इंसिडेंटल टू योर बिजनेस बट इट मे नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बिजनेस. इंसिडेंटल टू बिजनेस, और ऑब्वियसली मैं टीचर हूं इसलिए मुझे बुलाया गया पढ़ाने के लिए, बट दैट्स नॉट माई बिजनेस, ठीक है. वो एक ऑनररी पोजीशन है. वो क्या है? एक ऑनररी एंगेजमेंट है, समझ रहे हो? ऑनररी. आज एक बात समझो, इंस्टीट्यूट जब अपने मेंबर को बुलाएगा, अरे हु एम आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. व्हाट डू यू मीन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? इट मींस दैट आई एम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. इसका ये मतलब है, जब मैं बोलता हूं मेरे पास CA की डिग्री है, इसका मतलब क्या है? आई एम ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. अगर मैं सपोज वकील होता तो मैं बार काउंसिल का मेंबर होता, ठीक है. तो आज पेशेवर तरीके पे अगर मेरा इंस्टीट्यूट मेरे को कहीं बुलाएगा तो वो एक सम्मान वाला पोजीशन है, ऑनररी पोजीशन है. तो ऑनररी एंगेजमेंट से जो भी मिलता है सर, वो IFOS में ही जाता है. आर यू ओके विद दिस? तो कोई प्रैक्टिसिंग CA अगर जाएगा उसके लिए भी IFOS, मैं टीचर जाऊंगा मेरे लिए भी IFOS. आर यू ओके विद दिस? रियल लाइफ में देखो फर्क पड़ता नहीं है. मैं जब अपना रिटर्न ऑफ इनकम भरूंगा, मैं चाहे उसको PG बोलूं चाहे IFOS, टैक्स तो मेरे को उतना ही देना पड़ेगा, मेरे लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. लेकिन तुम तो स्टूडेंट हो ना, तो विद्यार्थी से तो क्या है, वो लोग एग्जाम में पूछ लेंगे कि बताइए कहां जाने वाला IFOS की PG. तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर मेंटली. ऑल्दो इन रियल लाइफ इट वोंट मैटर ना. रियल लाइफ में मैं उसको PG बोलूं IFOS, क्या फर्क पड़ेगा? टैक्स रेट तो सेम है, एक ही तो मोटा टैक्स, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है. बट फॉर यू एज अ स्टूडेंट यू मस्ट नो. ओके. नेक्स्ट 7 नंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ रिलेटिव. अब यहां पर क्या होता है ना, स्टूडेंट ये रिलेटिव वर्ड देख के थोड़ा सा हिलता है कि यार रिलेटिव कोई तो लोन दिए हैं. तो रिलेटिव तो अपने कई जगह पढ़े कि एग्जेम्प्ट होता है. इनफैक्ट IFOS चैप्टर में पढ़े कि रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिले, मूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट. यहां पर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला है क्या? आपने रिलेटिव को लोन दिया है, उल्टा है. यू हैव गिवन अ लोन टू योर रिलेटिव. लोन देना नॉट अ प्रॉब्लम, इफ यू हैव गिवन अ लोन नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो दिया हूं, इनकम नहीं है. लेकिन अगर मैं उस पर ब्याज ले रहा हूं तो ब्याज तो इनकम है. अब ऑब्वियस सी बात है, इनकम टैक्स कानून बोलता है तुम जब अपने रिलेटिव से ब्याज दे रहे हो तो फिर किस बात से एतराज है तुमको? टैक्स दो उस पर. अगर तुम बोलते हो रिलेटिव इतना ही प्रेम है तो लोन पे ब्याज नहीं लेते, तो ब्याज ले रहे हो ना उससे, तो फिर ये ब्याज भी तो इनकम है, तो इट विल बी एडेड. ठीक है. नाउ इंटरेस्ट इनकम्स किस कैटेगरी में जाता है? IFOS. तो ये भी IFOS में जाएगा.
सोचो, हाँ एक बार सोच लो, मैं बैठा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं है, इजी है, गैस करो। यहां पर एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं कि इनकम्स लिखे हुए हैं? इनकम्स। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मेरे लिए इनकम है तो लोन तो मैंने ही दिया होगा ना रिलेटिव को। अगर उसने मुझे लोन दिया होता और मैं उसको इंटरेस्ट देता तो वो तो एक्सपेंस होता। ये तो इनकम्स का लिस्ट है ना पूरा, ठीक है। याद रखना तुम लोग एक बात कि सम्स वगैरह जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो कभी भी फुल ड्राफ्ट नहीं किए जाते, वो लोग जानबूझ के छोटा छोटा लिख के देता है ताकि तुम क्लूज ढूंढ के पूरा सोचो। वो चाहता तो यहाँ पे लंबा सा लिख के दे सकता था कि यू हैव गिवन अ लोन टू द रिलेटिव एंड द रिलेटिव इज गिविंग यू इंटरेस्ट, वो इतना नहीं बोलेगा ना, वो तो छोटा ही बोलेगा, तुम बैठ के सोचो कि क्या होगा। तो ये तो इनकम्स की लिस्ट है, तो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो मतलब आई वुड हैव गिवन द लोन टू माय रिलेटिव, नो, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सब इंटरेस्ट इनकम आईएफओएस में जाएगा। लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक्स है, नेट ऑफ टीडीएस 10%, तो 10% टीडीएस काट के है, यानी ये कितना है 90%। अब 90% अगर इतना है तो 100% कितना होगा डिवाइड करके, हाँ वो तो पता है मेरे को, 3600 बाई 90%, 4000। 9 नंबर, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इन सब पे डिडक्शन चैप्टर 6 में वो सब अलग कहानी है, यहां तो आईएफओएस इनकम है, जोड़ो 2200। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन मंथली इनकम स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में ना बहुत सारे डिपॉजिट स्कीम्स निकलते हैं। पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट स्कीम्स में ना मैं आपको बता देता हूं कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वो लोग जिनकी इनकम बहुत कम होती है, रूरल एरियाज जो होते हैं या सेमी अर्बन एरियाज होता है वहां ये ज्यादा चलता है, और विशेष तौर पे सीनियर सिटीजन में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। रेगुलर हम जैसे जब तुम लोग कमाओगे तुम लोग कभी पोस्ट ऑफिस तरफ जाना भी नहीं चाहोगे, ठीक है। वो सही रास्ता ही नहीं है जीवन में, मैं बता रहा हूं। पोस्ट ऑफिस में कुछ भी इन्वेस्ट करना मतलब इससे बढ़िया अपना सर दे मारो खंबे पे, कोई फायदा ही नहीं है। पोस्ट ऑफिस वगैरह में कौन जाता है? बेसिकली वेरी लो इनकम ग्रुप, और वो भी रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया, सीनियर उस टाइप के लोग। खैर ये भी गए थे, इनको उससे ब्याज मिला है, तो ब्याज तो इनकम होता है, ये इंटरेस्ट इनकम कहां जाएगा? आईएफओएस 33। जोड़ जाड़ के 134,200, ठीक है। टर्न करें। एग्जाम में तो सभी तरह के मिक्सचर क्वेश्चन आएंगे ना, इजी भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, हमको सबके लिए तैयार होना है। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिसिट्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अर्जुन अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर AY 23-24। AY 23-24 मतलब तुम्हारे लिए PY 22-23, ओके। नंबर 1, 51,000 रुपया मनी गिफ्ट, मनी गिफ्ट है, मनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम सिस्टर इज वेरी वेल कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। सर ये आईएफओएस चैप्टर है, इसमें 56 का 2 का 10 में जो रिलेटिव का लिस्ट है बहुत लंबा था, याद नहीं है क्या? सास ससुर दादा ससुर सब आ गए थे, तो यहाँ तो बहन से मिला है। अब बहन इंडिया में रहती है कि बहन अमेरिका में रहती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम योर रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट। दोस्त ने अपनी सेकेंड हैंड कार, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 5.5 लाख, आपको दे दी 2.5 लाख में। दोस्त के पास एक गाड़ी है, गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 5.5 लाख, उसने तुमको कितने में दे दी? 2.5 लाख, तुमको 3 लाख का मुनाफा हुआ। इस 3 लाख मोर देन 50,000, अरे मोर देन 50,000 चेक करना पड़ेगा ना। मूवेबल प्रॉपर्टी जितना भी गिफ्ट मिलता है साल भर में, मूवेबल प्रॉपर्टी जितना भी मिलता है साल भर में गिफ्ट, वो मोर देन 50,000 होना चाहिए, या अगर डिस्काउंट पे मिला है तो सारा डिस्काउंट मिला के मोर देन 50,000 होना चाहिए। तो 5.5 लाख का गाड़ी आपको 2.5 लाख में मिला, 3 लाख का डिस्काउंट फायदा है। बट इस चैप्टर में मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ 3 आइटम, साजन, एस से शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ए से आर्ट वर्क और जे से ज्वेलरी। तो गाड़ी का गिफ्ट, मोबाइल फोन का गिफ्ट, ये सब काउंट नहीं होता। तो 2 इनकम्स दिए थे, दोनों ही कट गए, एक एग्जेम्प्ट है दूसरा नॉट टैक्सेबल है, तो 0 मतलब कुछ नहीं।
ओके है। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बहुत 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 खतरनाक है, मैं पढ़ाऊंगा, तुम लोग भागना मत। ये बहुत खतरनाक है। इसमें इन्होंने इतनी गंदी तरीके से लैंग्वेज लिख के दिया है कि स्टूडेंट पक्का कंफ्यूज हो जाएगा, जानबूझ के दिया है। मतलब ये क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, दे कॉन्वोल्यूटेड द लैंग्वेज इन सच अ वे, इतना घुमा के कॉन्वोल्यूटेड लैंग्वेज है कि स्टूडेंट का नजर जाएगा नहीं और वो बहुत बड़ा कांड कर बैठेगा। ठीक है, आंसर कोई नहीं पढ़ेगा नीचे, आंसर मत पढ़ना, सिर्फ ये 3 लाइन का एक बार क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से डेटा याद करो, फिर मैं टीका टिप्पणी करूंगा। पढ़ो 3 लाइन का। सचिन Sachin received interest of rupees 5 lakh in 22-23 on additional compensation on account of compulsory acquisition of land acquired few years back. Year-wise breakup of interest received rupees 1,20,000 for the previous year 2020-21, for rupees 2,40,000 for the previous year 21-22, and 1,40,000 for the previous year 22-23. कहानी ऐसी है कि मेरे पास कोई ज़मीन होगी, सचिन के पास कोई ज़मीन थी जिसको गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर किया, तो गवर्नमेंट ने उसको कॉम्पनसेशन दिया, एडिशनल कॉम्पनसेशन दिया। अब ये जो कॉम्पनसेशन है गवर्नमेंट ने लेट दिया है, तो लेट देता है गवर्नमेंट जब आपको कॉम्पनसेशन, तभी तो आपको इंटरेस्ट देता है। सो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज 5 लाख, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज 5 लाख जो गवर्नमेंट आपको दे रही है। ओके, इसमें 22-23 का इंटरेस्ट है 1,40,000। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन देती है तो उस पर मैक्सिमम 50% तक का रिडक्शन मिल जाता है, तो 50% का स्टैंडर्ड रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो गड़बड़ी है, गड़बड़ी मतलब कि तुम्हारा ध्यान कैसे भटकाया है वो सुनो। एक स्टूडेंट सीधा देखेगा, मतलब ये इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी पढ़ाई जिस तरह से होती है, हम लोग सम्स जिस तरह से पढ़ते हैं, डेटा जिस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं, हम उसी में फंस जाएंगे। हम देखेंगे कि ठीक है 5 लाख का ब्याज है, वो बटा हुआ इतने हिस्से में, तो मेरा प्रीवियस ईयर तो 22-23 है, तो मेरे प्रीवियस ईयर का ब्याज कितना है 1,40,000, तो 1,40,000 IFO, तो 70,000 का रिडक्शन मिलेगा, 70,000 टैक्सेबल। ठीक है, यही सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। आपको 22-23 प्रीवियस ईयर में कितना अमाउंट मिला है, गौर से पढ़ो। 22-23 ईयर में कितना इंटरेस्ट आपको मिला है? 1,40 नहीं मिला है, आपको मिला है फुल 5 लाख। पहली लाइन में उन्होंने बोल दिया कि यू हैव रिसीव्ड 5 लाख इन 22-23। मतलब इसका क्या है सर? इसका मतलब है कि 20-21 का जो ब्याज था और 21-22 का जो ब्याज था वो उन साल में नहीं मिला था, वो हमको जोड़ के 22-23 में मिला है। ये जो ब्रेकअप डाल के तुमको गधा बनाया गया है ना यहां पर नीचे, इसमें फंस जाओगे। ये पूरा बेवकूफ बनाने का स्कीम है इनका कि 3 साल का ब्रेकअप दे दिया। अरे 3 साल का ब्रेकअप से हमको मतलब ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस, इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस। तो वो पूरा का पूरा 5 लाख रिसीव कब हुआ है? 22-23 में। तो योर IFRS इनकम इज 5 लाख माइनस 50%। ये जो पूरा तुमको दिया है ना, ये खाली छलावा है, और तुम फंसोगे कैसे वो भी बता रहा हूं। इन्होंने फिर से रिसीव्ड वर्ड डाल दिया। ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इतना इतना। बोलने का टोन क्या है कि जो ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 5 लाख, जो ऊपर आपको 5 लाख रिसीव हुआ है इस साल, उसका ब्रेकअप ऐसा ऐसा है। पर स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट पढ़ेगा सेलेक्टिव, स्टूडेंट को पढ़ेगा क्या ये रिसीव्ड, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, स्टूडेंट पढ़ेगा रिसीव 1,40,000। मैं ये बात इससे बताऊं because घर में ईमेल आएगा मेरे को बाद में डाउट का, बोले सर ध्यान से पढ़े नहीं, आपको पढ़ा नहीं आता, हम बता रहे हैं ऐसे पढ़ते रिसीव्ड। ध्यान से तो देख, रिसीव्ड के पहले भी तो कुछ लिखा है, ये ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब जो आप 5 लाख से उसका ब्रेकअप यही है। इट डज नॉट मीन कि यू हैव रिसीव्ड 1,40,000। ठीक है, तो ये पूरा एकदम तुमको भ्रमित करने के लिए डाला हुआ है। ठीक है,
ओके सर, तो 5 लाख माइनस 50%, वो 2.5 लाख रुपए आएगा। दैट्स योर आंसर। नीचे जाओ। डन है सर, ठीक है। ओके है। सेकंड, फर्स्ट वाला क्लियर एकदम। फर्स्ट वाला एक्चुअली था इजी, पर इन्होंने बनाया इस तरह से था कि तुम गलती कर बैठो, ठीक है। सेकंड वाला तो कंसेप्ट ही अच्छा है। सेकंड वाला कंसेप्ट ही बहुत अच्छा है। क्यों, मैं बता दूं। इट इज बेस्ड ऑन डीम्ड डिविडेंड। इसके बहाने एक रिवीजन हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। डीम्ड डिविडेंड का सेक्शन नंबर क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 22। उसमें 5 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी ई, कि अगर कोई भी कंपनी इन मौकों पर इस तरीके से अगर अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी बांटे तो हम उसे डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे, एंड द डीम्ड डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। आज के दिन मैंने ये बताया हुआ था, फिर बता देता हूं। पहले ऐसा होता था कि डिविडेंड इनकम वाज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर बिकॉज डिविडेंड इनकम पे कंपनी दे देता था सीडीटी। अभी वो सब चक्कर बंद हो गया। अभी एनी टाइप ऑफ डिविडेंड इनकम विच यू गेट, वेदर इट इज एक्चुअल डिविडेंड और वेदर इट इज डीम्ड डिविडेंड, बोथ आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। अच्छा, अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है जिसके मुट्ठी भर शेयर होल्डर्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। अच्छा, मेरा एलएलपी जो है, मेरा कोचिंग सेंटर एलएलपी, ये क्लोजली हेल्ड है कि वाइडली हेल्ड है? सर क्लोजली हेल्ड है। आप खाली घर वाले लोग इसके पार्टनर हो, मैं हूं, विकास भी है, तो हम लोग तो घर वाले हो गए, तो खाली हम मुट्ठी भर पार्टनर तो क्लोजली हेल्ड है। वाइडली हेल्ड का मतलब क्या होता है कि जिसका ओनरशिप फैला हुआ है, बहुत ज्यादा हो, तो वैसा तो है नहीं। अब इस एलएलपी के अंदर अगर हम लोग 500 पार्टनर बना सकते हैं। एलएलपी में आप कितना भी पार्टनर बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। हम एलएलपी में 500 पार्टनर बना ले, तब तुम बोलोगे सर वाइडली हेल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन जब तक मुट्ठी भर है तब क्या है? क्लोजली हेल्ड। अब ये मुट्ठी में कितना एग्जैक्टली इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि मुट्ठी में सर कितना, मतलब 5 मेंबर, 10 मेंबर, 20 में, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, वो समझ में आ जाता है। लिस्टेड कंपनीज आर बिलीव्ड टू बी ऑलवेज वाइडली हेल्ड बिकॉज दे हैव ह्यूज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। लिस्टेड कंपनी में आपको बता देता हूं मिनिमम 1000 होएगा ही होएगा, ठीक है। फुल्लू देवा को बुलाना चाहेगा, चाहे इधर सुनना। लिस्टेड कंपनी में सेबी रेगुलेशन में ये नियम है कि एक लिस्टेड कंपनी में कम से कम 1000 शेयर होल्डर्स होंगे, ओके। तो प्राइवेट कंपनी क्लोजली हेल्ड। अब प्राइवेट कंपनी का जो बड़ा शेयर होल्डर है, बड़ा शेयर होल्डर मतलब जिसके पास 10% वोटिंग पावर है, तो वो बड़ा शेयर होल्डर है, ठीक है। अगर ये प्राइवेट कंपनी अपने बड़े शेयर होल्डर को कोई भी लोन देगा तो इवन दिस लोन इज कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 का 22 का ई। अब एक चीज रुक जाओ, डीम्ड डिविडेंड के 5 क्लॉजेस में, जो 5 सब क्लॉज है ना, एबीसीडी, 5 में एक नौटंकी है कि जितना अमाउंट हाथ में मिला वो पूरा का पूरा डीम्ड डिविडेंड नहीं है। द अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज डीम्ड डिविडेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? आज तक का जमा किया हुआ प्रॉफिट। वेट, क्लॉज ए बी सी डी, जो सब क्लॉज ए बी सी डी है, उनमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, यानी कि पीएल प्लस जीआर, और जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है उसको बोनस शेयर बोलते हैं, तो प्लस बोनस शेयर। लेकिन ई नंबर में बोला हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच इज नॉट कैपिटलाइज्ड, तो सिर्फ पीएल और जीआर लेना है। प्रॉफिट लॉस से चलो सब बस समझ गए। तो डीम्ड डिविडेंड फुल अमाउंट नहीं है, इट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्लियर? चलो पढ़ते हैं। Karthik has shareholding with the voting rights of 12%. 12% वोटिंग पावर है, 10% के ऊपर हो गया है, ये आदमी बिग आदमी शेयर होल्डर। कान्हा प्राइवेट में बोलने की जरूरत ही नहीं, क्लोजली है, फिर भी इन्होंने बोल दिया। जहां जरूरत नहीं होती जरूर बोलते हैं ये। A closely held company, he received loan of rupees 250,000 from the company on 1st of May 2021, for which he furnished adequate security to the company. The accumulated profit of the company at that इसको ठीक करो तो मेक इट 1522।
अरे ऑब्वियसली इट मस्ट बी रिसीव्ड इन योर ईयर, तुम्हारे ईयर में रिसीव होगा तभी तो ये इनकम होगा ना, ठीक है। तो तुम्हारा ईयर क्या है 22-23, तो इट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड इट वाज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। तो रीपे हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसीव हुआ इट इज टैक्सेबल। तो रिसीव्ड व्हेन 1 मई 2022, तो इन योर ईयर 22-23 यू रिसीव्ड, सो इट इज इनकम। कितना 2.5 लाख। वेट, पूरा का पूरा 2.5 लाख इनकम है? नहीं सर, वेट करेंगे। अब ये देखो, तुमको बहकाने के लिए, लोन के लिए इसने अपना घर भी गिरवी रखा था, फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी का कितना था? 1.75, तो लोन आप कितना मानोगे? 2.5 लाख की 1.75, 1.75। डीम डिविडेंड कितना होगा? 1.75। अगर मैं आपको बोलता कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 4 लाख, तो तब तो सर जो लोन अमाउंट है 2.5 लाख वो आंसर होता, लेकिन यहां तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कम है, तो द लोन अमाउंट इज डीम्ड डिविडेंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो 1,75,000 ही आपकी आईएफओएस इनकम है। अब फिर तुमको बहकाने के लिए बोला इट वाज रीपेड ऑन 30 सितंबर, तो लिया भी और दे भी दिया। अरे लेके दे दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिया ना बस, इट इज डीम्ड डिविडेंड। ओके, ये तो बड़ा ही गंदा नियम है कि प्राइवेट कंपनी खुद की है, उससे अगर हम लोन बोल के उठा रहे हैं तो आप उसको क्या बोल रहे हो? डीम्ड डिविडेंड और टैक्स लगा रहे हो, तो गलत है ना। एलएलपी में इस तरह का बदमाशी नहीं है। एलएलपी से अगर मैं लोन लेता हूं, अगर पार्टनर अपने एलएलपी से लोन उठा ले तो वहां कोई डीम्ड डिविडेंड कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे पैसा उठाना है तो मैं ड्राइंग्स बोल के भी उठा सकता हूँ एलएलपी से। क्या कंपनी, प्राइवेट कंपनी में ड्राइंग्स होता है? कभी सुना है? नहीं, ड्राइंग्स खाली प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में होता है, कंपनी में कभी ड्राइंग्स बोल के कुछ नहीं होता। कंपनी में अगर आप शेयर होल्डर हो और बहुत बड़े डायरेक्टर भी हो, मान लो, आप पैसा 2 ही तरीके से उठा सकते हो, या तो आप सैलरी बोल के उठा लो, एमडी हो तो सैलरी बोल के उठा लो, नहीं तो आप डिविडेंड बोल के, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। जबकि अगर एलएलपी अपनी है तो आप ड्राइंग्स बोल के भी उठा सकते हो, लोन बोल के भी उठा सकते हो, कोई झमेला नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज वाई एलएलपी का स्ट्रक्चर इज मोर फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड, इसीलिए एलएलपी एज अ मोड ऑफ बिजनेस पॉपुलर हो रहा है। बट एलएलपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकम टैक्स में एक ही है, दैट द टैक्स रेट इज हायर। प्राइवेट कंपनीज पे टैक्स रेट 22 से 25% है, एलएलपी पे 30% स्ट्रेट, तो वो टैक्स रेट का एक नुकसान हो जाता है। नहीं तो एलएलपी इज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर, गुड स्ट्रक्चर। एलएलपी में पार्टनर्स लाना निकालना वो भी बहुत आसान है, ठीक है। 3 नंबर, ये तो हल्का है सर, फैमिली पेंशन मिला है ऑफ 60,000 रिसीव्ड बाय सुमन विडो ऑफ लेट राहुल, राहुल मर गया, उसकी विडो को 60,000 मिला है। 60,000 रुपए पे एग्जामेशन कितना होगा? 1/3 और 15,000 विच 1/3 आएगा 20,000, 20,000 15,000 लोअर क्या 15,000, 15,000 माइनस 45,000। एक्सक्यूज मी, लास्ट लास्ट वाला वेरी गुड, वेरी गुड। वेट, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बस खत्म होने वाला, ये आखिरी है। जब हम लोग 56 का 2 का 10 पढ़ते हैं आईएफओएस में, मैं याद दिला रहा हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है आईएफओएस। ये पूरा चैप्टर अगर मान लो 25 पेज का है तो उसमें 10-15 पेज तो खाली वो गिफ्ट वाले पोर्शन में था, 56 का 2 का 10। जब 56 का 2 का 10 खत्म होता है ना, जब कैश गिफ्ट हो गया, मूवेबल इमूवेबल हो गया, सब कुछ हो गया, रिलेटिव्स हो गए, तब उसके बाद एक टॉपिक आता है एग्जेम्प्टेड गिफ्ट्स। एग्जेम्प्टेड गिफ्ट्स, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैंने बोला 4 मेन है जो याद रखना। पहला एमआरआई, मैरिज रिलेटिव इनहेरिटेंस, दैट्स 1 ग्रुप। सेकंड डोनेशंस एंड हेल्प, ये मेरे को चाहिएगा, ठीक है। थर्ड, इसमें ये एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर जो कैपिटल गेन चैप्टर में होता है ना, सेक्शन नंबर 47 में, वो यहां भी है। एंड फोर्थ, प्राइवेट ट्रस्ट फॉर रिलेटिव्स वगैरह क्रिएट किया, तो ठीक है। अभी मुझे मतलब है सेकंड वाले से, डोनेशन एंड हेल्प। जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, रिलीजियस ट्रस्ट हैं, वो सब ना इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर 12, 12A, 12AA इस सीरीज में रजिस्टर्ड होते हैं। ये लोग जब किसी को डोनेशन बांटते हैं तो ये तो गरीबों को बांटेंगे ना, एक कॉमन सेंस की बात है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है,
एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो विंटर सीजन में गरीबों को कंबल बांट रहा है, ब्लैंकेट बांट रहा है, दुशाला बांट रहा है, तो ऑब्वियसली किसको बांट रहा है? गरीबों को, मतलब जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों को, थोड़ा हर कोई जाके लाइन में लग रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या आके उन गरीबों को बोले कि चलो इस पे IFOS इनकम दो, कंबल पे आधा कंबल हम लेंगे, ये तो हो नहीं सकता ना। तो एनी काइंड ऑफ डोनेशन एंड हेल्प that is given away by these institutions, charitable trust, religious trust and other approved institutions of the government, such donations received by the recipient is exempt. It is exempt. ठीक है, ध्यान से पढ़ना। स्टार अर्जुन की सैलरी 4 लाख है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूजलेस। एक सेकंड लिख लो, यूजलेस। आगे, हैज रिसीव्ड अ कैश गिफ्ट ऑफ, अब है तो मोर देन 50,000, पर सर मिला किससे? चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह से, तो एग्जेम्प्टेड है ये। ठीक है, फ्रॉम अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA फॉर मीटिंग इज मेडिकल एक्सपेंसेस। तो मैं तुम लोग को दिखा भी देता हूं, मैं एक बार पेज बोल रहा हूं, तुम लोग जाके देख लो। यू पीपल कम टू पेज 5.18। 5.18 में नीचे देखो, नीचे वाला जो डब्बा है वो डोनेशन हेल्प है, उसके अंदर तुम ना ये पढ़ो तो पॉइंट नंबर 7, रोमन 7 जैसा लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है? फ्रॉम और बाय एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर 12A, 12AA और 12AB, ब्रैकेट में क्या लिखा है? चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, जो मैंने हाईलाइटर कराया होगा वही है ना, ये 12AA से मिला है, तो ये एग्जाम्प्ट है, इसमें बंदे की सैलरी इनकम से कोई मतलब नहीं है। आर वी ओके विद दिस? खत्म। हो गया IFOS खत्म, IFOS का मोर प्रैक्टिस खत्म। थैंक यू।